हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एडोलसेंस स्टेज। अब तक मैं आपको 3 स्टेज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि तीनों स्टेजेस में किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेज हैं? पहली है प्रीनेटल स्टेज, दूसरी है इन्फेंसी स्टेज और तीसरी है चाइल्डहुड स्टेज। तीनों ही स्टेजेस मैंने आपको इजीएस्ट मैनर में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, ताकि डेवलपमेंटल स्टेजेस आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर कर सके। आज मैं आपको बताऊंगी एडोलसेंस स्टेज के बारे में कि बच्चों में एडोलसेंस स्टेज में किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इस स्टेज में उनके सामने, जिन्हें वो फेस करते हैं। देखो, जो एडोलसेंस स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड होता है 11 टू 19 इयर्स। यानी जब बच्चे 11 इयर्स की एज में एंटर करते हैं और 19 इयर्स तक होते हैं तो एडोलसेंस स्टेज चलती है। देखो, एडोलसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडोल्सर। जो वर्ड एडोलसेंस है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या है? एडोल्सर। एडोल्सर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चे डिजायर्ड वे में बिहेव करते हैं, एप्रोप्रिएट वे में बिहेव करते हैं, वो वेल मैनर्ड होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर मैच्योरिटी ग्रो हो जाती है, इसे हम कहते हैं एडोलसेंस स्टेज। अब देखो, ये जो स्टेज होती है ये ट्रांजिशनल स्टेज होती है। ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब होता है चेंजिंग स्टेज। यानी पहले बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में थे, अब बच्चे एंटर कर गए हैं एडोलसेंस स्टेज में। लेकिन देखो, ये जो एडोलसेंस स्टेज होती है ये 2 स्टेज के बीच की स्टेज मानी जाती है। कौन कौन सी 2 स्टेज होती है? एक होती है चाइल्डहुड स्टेज और दूसरी होती है एडल्टहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज और एडल्टहुड स्टेज के बीच की एज को हम कहते हैं एडोलसेंस स्टेज। ना ही तो हम इसे चाइल्डहुड स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों में अभी भी थोड़ा बहुत बचपना होता है। दूसरा, ना ही हम इसे एडल्टहुड स्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे टोटली मैच्योर भी नहीं हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो एक इमैच्योर पर्सन करता है, तो इसे हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेज के बीच का पार्ट होता है। 2 कौन कौन सी स्टेज? एक है चाइल्डहुड स्टेज और दूसरी है एडल्टहुड स्टेज। दोनों के बीच आती है एडोलसेंस स्टेज। समझ आया? अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस स्टेज को स्ट्रेस और स्ट्रेन पीरियड क्यों बोला है? क्योंकि इस स्टेज को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी टेक प्लेस करते हैं। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहते हैं। इस वजह से एडोलसेंस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पीरियड कंसीडर किया जाता है। अब देखो, कौन कौन से चेंजेस होते हैं एडोलसेंस स्टेज में। पहला आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि एक बच्चा अब वयस्क का रूप ले लेता है, यानी एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टार्ट ऑफ एडोलसेंस। जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में आता है चेंज इन बॉडी कॉन्टोर। इसमें बॉडी की शेप बदल जाती है, बॉडी का फिगर बदल जाता है कि बच्चे ने सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव कर ली है। तो दोनों तरह के ही सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं एडोलसेंस
पीरियड में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है 12 से 13 साल की उम्र में। किस तरह से उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है? उनके ग्रोथ में उनकी हाइट इंक्रीज होती है, उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं, यानी उनके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आ जाती है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है। जब बच्चा होता है तो बड़ी सॉफ्ट वॉइस होती है, लेकिन जब वो एडोलसेंस पीरियड में आता है तो उसकी हार्श वॉइस बन जाती है, उसकी भारी आवाज बन जाती है। इसी तरह से गर्ल्स में भी जो ग्रोथ स्टार्ट होता है वो 10 से 11 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। लड़कियों में क्या होता है? मिनार्की स्टार्ट हो जाती है। मिनार्की क्या होती है? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी ब्रेस्ट मसल्स डेवलप हो जाती है, उनकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। यूजुअली ये माना जाता है कि लड़कियों की हाइट मिनार्की के 2 साल पहले इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो समझ आया, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं, ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जो विजिबल है, जो दिखाई देते हैं कि किस तरह से एडोलसेंस में बॉयज और गर्ल्स में फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब देखो, सिर्फ फिजिकल चेंजेस ही नहीं आते हैं बच्चों में, उनके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी डेवलप हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या आता है? एडोलसेंट शो एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स ड्यू टू हॉर्मोन्स रिलीज। इट इज ऑफन अ टैबू सब्जेक्ट with parents, teachers and adults which may lead to major problems. अब देखो, साइकोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो एडोलसेंट होते हैं उनमें हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनका इंटरेस्ट अपोजिट सेक्स में डेवलप हो जाता है। लड़की लड़कों में इंटरेस्ट लेने लग जाती है और लड़के लड़कियों में। ये क्यों होता है? क्योंकि इस एज में बच्चों के अंदर सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। अब देखो, जो सेक्स एजुकेशन है ये बहुत ज्यादा लैक करती है इंडिया में, क्योंकि ना तो घर में सेक्स के बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है, ना ही स्कूल में सेक्स एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर नॉलेज नहीं होती है, एडिक्वेट नॉलेज नहीं होती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। वो मिसकंसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते वो अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने टीचर्स के साथ, वो अपने एडल्ट के साथ, क्योंकि सेक्स एजुकेशन को एक टैबू सब्जेक्ट माना गया है, इसे प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है। इस वजह से बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, वो गलत लाइन में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की ये एक ड्यूटी होती है कि जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में एंटर करता है तो उन्हें सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करे, उन्हें प्रॉपरली बताए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। दूसरा, स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी OMG 2, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि बच्चे जो मिसकंसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, जो मिसगाइड हो जाते हैं, वो एक प्रॉपर पाथ चूज करके इस स्टेज को प्रॉपरली हैंडल कर सके। तो समझ आया किस तरह से एडोलसेंस पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। क्लियर? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड। अब देखो, बच्चा एडोलसेंस पीरियड में है, उसका माइंड ऑपरेशनल थिंकिंग के लिए डेवलप हो गया है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एडोलसेंट डेवलप्स फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, आइडियल स्टैंडर्ड एंड
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। देखो एडोलसेंट का माइंड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट के लिए अब डेवलप हो जाता है। वो एनालिटिकल थिंकिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, लॉजिकल वे से सोचता है, वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग करता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं होती, जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं होती, उसे भी वो अपने माइंड में विजुअलाइज करके थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे देखो एक स्टोरी राइटर होता है, वो स्टोरी लिखने से पहले पूरी स्टोरी को अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेता है। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरी आती है लॉजिकल थिंकिंग। एडोलसेंट लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, यानी जब भी वो कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, आप उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके पीछे का लॉजिक पूछते हैं कि क्या लॉजिक है, किस वजह से ये आंसर आया। वो रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड हुआ है। तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल होती है, वो क्रिटिकल होती है। तीसरा आता है आइडियल स्टैंडर्ड। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनकी आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी वो अपना एक आइडियल स्टैंडर्ड बना लेते हैं और दूसरों को आइडियल स्टैंडर्ड से कंपेयर करके चेक करते हैं। जैसे देखो वो पेरेंट्स को आइडियल स्टैंडर्ड बनाते हैं कि आइडियल पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, और दूसरों के पेरेंट्स को आइडियल पेरेंट्स से कंपेयर करके ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे पेरेंट्स में क्या कमी है जो आइडियल पेरेंट्स में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर जो थिंकिंग होती है वो आइडियलिस्टिक थिंकिंग होती है। चौथा आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। देखो जो एडोलसेंट्स होते हैं उनकी फॉर्मल थॉट डेवलप हो जाती है, वो हाइपोथेसिस डेवलप करके सोचते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक वे से स्टडी करते हैं। सारे पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन वो सोचते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड वो डिजाइन नहीं करते जैसे चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे डिजाइन करते हैं। यहाँ पर उनकी जो सोच होती है वो सिस्टमैटिक मैनर में होती है। जितने भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं सारे वो सोच करके फिर एक प्रॉपर सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम का। तो समझ आया, यहाँ पर हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है एडोलसेंस स्टेज में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप कौन कौन सी थिंकिंग लिखेंगे जो एडोलसेंट में डेवलप होती है? पहली है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दूसरी लॉजिकल थिंकिंग, तीसरी आइडियलिस्टिक थिंकिंग और चौथी हाइपोथेटिकल थिंकिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक एडोलसेंस का माइंड डेवलप हो जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल मॉरल रीजनिंग। Social rules are not absolute standard. Adolescents explore options and then decide their personal moral code. देखो जो adolescents होते हैं उनके लिए social rules absolute standard consider नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि उनके माइंड में हमेशा conflict चलता रहता है, एथिकल कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बाद वो अपना एक पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट डिजाइन करते हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। जैसे देखो सोशल रूल क्या है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये इंजूरियस टू हेल्थ है। लेकिन जो एडोलसेंट है वो ये सोचता रहेगा अपने माइंड में कि मुझे क्या स्मोकिंग करनी चाहिए जैसे दूसरे करते हैं या फिर नहीं करनी चाहिए, मुझे एग्जाम में नकल करनी चाहिए जैसे दूसरे लोग करते हैं या फिर नहीं करनी चाहिए। इस तरह के एथिकल कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। वो सोचता रहता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि किस तरह से स्टूडेंट कॉलेज में प्रोटेस्ट करते हैं कॉलेज नॉर्म्स के खिलाफ। वो कॉलेज नॉर्म्स से एडर नहीं होते हैं, वो कॉलेज नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं
क्योंकि उनके जो पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कॉलेज रूल्स के अगेंस्ट है। क्लियर? ये आता है सोशल एंड मॉरल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है ईगोसेंट्रिज्म, जिसका मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियस। देखो, ईगोसेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट है, एक है इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा है पर्सनल फेबल्स। क्या होते हैं ये दोनों? इमेजिनरी ऑडियंस में डिजायर होती है टू गेट नोटिस्ड बाय एवरीवन और पर्सनल फेबल में सेंस ऑफ यूनिकनेस होती है, नो वन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। देखो, जो एडोलसेंस होता है वो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस होता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में इमेजिनरी ऑडियंस डेवलप कर रखे हैं। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग उसे नोटिस कर रहे होंगे, दूसरे लोग उसे देख रहे होंगे। ये इमेजिनरी ऑडियंस है। जैसे एक लड़का है, उसकी शर्ट पर एक इंक स्पॉट है, तो उस लड़के के माइंड में बार बार क्या आ रहा है कि सब लोग इस इंक स्पॉट को देख रहे होंगे, यानी हर किसी की नजर मेरी शर्ट पर पड़ रही होगी कि इसकी शर्ट पर इंक का निशान लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक लड़की है, उसके पिंपल्स है चेहरे पर, तो वो लड़की बार बार क्या सोचती है कि हर कोई यही सोच रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी खराब है, वो बार बार मेरे पिंपल्स को ही नोटिस कर रहे होंगे। तो इस तरह के इमेजिनरी ऑडियंस वो डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में, इस वजह से वो एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ये होता है मतलब इमेजिनरी ऑडियंस का। दूसरा आता है पर्सनल फेबल्स। पर्सनल फेबल्स में सेंस ऑफ यूनिकनेस आती है। जो एडोलसेंट होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जैसे देखो, एक लड़की है, उसके फ्रेंड ने उसके साथ धोखा कर दिया, तो उस लड़की की क्या सोच है, क्या थिंकिंग है कि कोई भी दूसरा पर्सन मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि किस तरह से मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ बिट्रे किया है। सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ मेरी फीलिंग्स को, मेरे हर्ट को कोई भी दूसरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो समझ आया आपको ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म दो कंपोनेंट से बनता है, एक है इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा है पर्सनल फेबल्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एडोलसेंस स्टेज का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी एडोलसेंस स्टेज स्टार्टिंग से ही अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।